यहाँ पे देखते हैं अभी स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, ये फर्स्ट एंड लास्ट होता है, मतलब पहले भी होता है लास्ट में भी यही होता है। टोटल 4 लगे हुए थे, 2 आर एट द इनकमिंग एंड 2 आर एट द आउटगोइंग एट द पावर ट्रांसफार्मर साइड। तो ये क्या करता है कि इनडायरेक्ट लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है एंड नॉर्मली कंडीशन में इसका हाई इम्पीडेंस होता है और डिस्टर्बेंस के टाइम इसका लो इम्पीडेंस होता है। तो ये है लाइटनिंग अरेस्टर, ये ऐसे मतलब ग्राउंड के साथ लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ये करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर के पहले और बाद में आइसोलेटर है, फिर यहाँ पे अर्थिंग स्विच है। यहाँ पहले लाइटनिंग अरेस्टर, फिर CVT, फिर उसके बाद ये WT, उसके बाद फिर ये CT आता है, सीरीज़ में लगा हुआ रहता है। उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज ज़्यादा करेगा तो करंट कम हो जाएगा सेकेंडरी में इसका। CT रेशियो क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट। तो PT में हमको डायरेक्ट पता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका स्टैंडर्ड सेकेंडरी वोल्ट 110 वोल्ट होता है। PT की जगह आजकल CVT यूज़ होने लग गया है, कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब ये सीक्वेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ CT देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर को खोलते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आइसोलेटर को ओपन करते हैं और उसके बाद फिर अर्थिंग स्विच को क्लोज़ करते हैं ताकि कोई भी रेसिडुअल चार्ज है वो ग्राउंड हो जाए। उसके बाद क्लोजिंग के टाइम में बस इसका उल्टा कर देना है, पहले अर्थिंग स्विच क्लोज़ करना है, मतलब उसको ओपन करना है, फिर आइसोलेटर क्लोज़ करना है और सर्किट ब्रेकर को क्लोज़ करना है। आइसोलेटर हमेशा नो लोड कंडीशन में काम करता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि नो लोड एज वेल एज ऑन लोड कंडीशन में काम करता है। एंड देयर इज़ नॉट आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम प्रेजेंट इन आइसोलेटर, आइसोलेटर में कोई भी ये नहीं होता है। अभी देखते हैं रिले मैल ऑपरेशन क्या होता है। रिले मैल ऑपरेशन तब होता है जब कोई फॉल्ट नहीं हो फिर भी वो ट्रिप सिग्नल भेज दे। उसके बाद फिर लॉकआउट कंडीशन क्या होता है, इफ़ सर्किट ब्रेकर विल नॉट प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल फॉर द फॉल्ट, दिस इज़ कॉल्ड लॉकआउट कंडीशन। उसके बाद देखते हैं कि थ्रू फॉल्ट क्या होता है। थ्रू फॉल्ट होता है कि अगर फॉल्ट अगर कर रहा है आउटसाइड द जोन ऑफ रिले तो उसको थ्रू फॉल्ट बोलते हैं। ये है रिले का डायग्राम, यहाँ पर ये ट्रिप कॉइल होता है, फिर ये इसका सर्किट होता है। तो जब यहाँ पर फॉल्ट होगा तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लंगर में से करंट बहुत ज़्यादा बहेगा, ये टॉर्क की तरह जाएगा। तो ये जो है स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो ये जब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे TD इज़ ग्रेटर दैन TR, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लोज द ट्रिप कॉन्टैक्ट। और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होता है टॉर्क विच इज़ काउंटर बैलेंस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगता है, यहाँ पे TD भी लगता है। अभी देखते हैं फिर प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर। तो नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि अल्टरनेटर दोनों एक्टिव और रिएक्टिव पावर लेता है, मतलब सप्लाई करता है। पर जब प्राइम मूवर ख़राब हो जाता है तो इट स्टार्ट्स एज वर्किंग एज सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड। देयरफॉर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस रिवर्स पावर रिले, वाटमेट्रिक रिले और डायरेक्शनल रिले इज यूज्ड। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि जो अल्टरनेटर होता है वो ग्रिड को एक्टिव पावर डिलीवर करता है और जो क्यू होता है वो तो एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। नाउ जब ये प्राइम मूवर ये डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा कि वो ग्रिड से पावर एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिव पावर जो है वो ग्रिड से एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जनरेटर को अब मोटर की तरह पावर ले रहा है तो P जो है वो P विल बी लाइक नेगेटिव, इसी को हम लोग रिवर्स पावर बोलते हैं। और Q जो रहेगा वो तो एक्साइटेशन तो क्योंकि चालू होगा, एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा। Q अगर ओवर एक्साइटेड रहेगा तो वो कैपेसिटिव बिहेवियर देगा और अंडर एक्साइटेड होगा तो वो इंडक्टर बिहेवियर देगा। उसके बाद आता है ये यहाँ पे एक्साइटेशन अगर फेलियर हो गया तो जब एक्साइटेशन फेलियर होता है तो इसमें क्या होता है कि ये एक्टिव पावर तो चालू रहेगा, मतलब कि प्राइम मूवर का तो काम चलता रहेगा, तो मतलब एक्टिव पावर वो डिलीवर करता रहेगा। पर क्या होगा कि उसको क्यू नहीं मिलेगा क्योंकि एक्साइटेशन तो चला गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अब क्या करेगा कि वो ग्रिड से रिएक्टिव पावर लेना शुरू कर देगा, मतलब क्यू को वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। उसके बाद मशीन जो होगा फिर क्या होगा कि अंडर एक्साइटेड हो जाएगा वो। तो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली समझते हैं, अगर प्राइम मूवर फेलियर हो गया तो एक्टिव पावर वो एब्जॉर्ब करने लग जाएगा क्योंकि एक्टिव पावर वो घूमने से उसको आता है। देन क्यू क्या होगा वो डिलीवर करने लग जाएगा। देन उसके बाद अगर एक्साइटेशन फेलियर हो गया तो क्या होगा कि वो एक्टिव पावर डिलीवर करने लग जाए, एक्टिव पावर डिलीवर तो करता ही रहेगा क्योंकि वो तो चालू होगा इसका रोटेशन।
पर वो क्या करेगा कि क्यू को एब्जॉर्ब करेगा फिर। तो एक्साइटेशन अगर डैमेज हो जाएगा तो ये इंडक्शन जनरेटर जैसा काम करेगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ऑफसेट मोर रिले यूज़ होने लगेगा, ऑफसेट मोर रिले। उसके बाद फिर डिफरेंशियल रिले होता है, यूज्ड फॉर बोथ प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, पहला है ऑर्डिनरी, दूसरा है परसेंटेज। ये जो है यूनिट प्रोटेक्शन रिले है। ये क्या रिले इज़ यूज फॉर फेज़ टू फेज़ फॉल्ट। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले देखते हैं, यहाँ पर 2 सिटी रहता है, CT1 और CT2। CT1 इज इक्वल टू इसका जो रेशियो होता है I1/I1। तो मतलब कि ये जो यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्शन का वायर होता है, इसमें ये सेकेंडरी हो गया और ये वाला प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी बाय सेकेंडरी होता है CT रेशियो। देन इससे जो रिले से कॉल जाता है वो उसको IR बोलते हैं। IR + I2 इज इक्वल टू I1 होता है, या फिर जो रिले से कॉल जाने वाला है मतलब वो इज इक्वल टू I1 - I2 रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, ये 0 होता है। ये ट्रिप सिग्नल कब होता है, व्हेन IR ग्रेटर दैन 0। तो प्रैक्टिकली जब ये IR ग्रेटर दैन I0 होता है तो ये पिकअप करंट होता है, जो मिनिमम करंट चाहिए टू प्रोड्यूस द ट्रिप सिग्नल। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिकअप करंट अगर 0.2 एम्पियर है तो ये रिले जो है यहाँ पर ये ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे पहले IR निकालते हैं, मतलब कि जो रिले से करंट जाने वाला है वो IR इज इक्वल टू I1 यानी कि ये जो है 100 एम्पियर, ये डिवाइडेड बाय CT1 क्या है 400/5 है, दोनों में ही 400/5 रहेगा CT1 और CT2। एंड जो I2 है वो कितना है 80 एम्पियर है। तो 100 डिवाइडेड बाय 400/5 माइनस 80 डिवाइड बाय 400/5, ये क्या निकलेगा, ये 0.25। तो ये क्या करेगा कि ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे अगर ये 0.3 दिया हुआ है पिकअप करंट, तो पहले हम लोग I1 जो कि 100 डिवाइडेड बाय 400/5 है उसको लेंगे, एंड I2 जो चीज़ 80 डिवाइडेड बाय 400/5 उसको लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे 0.25। तो ये कम है तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा ट्रिप सिग्नल। तो जो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले होता है इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मैल ऑपरेशन होता है। इसमें अगर कनेक्शन स्वैप हो गया, ये जो पायलट वायर होता है, तो ये क्या करेगा कि IR इज इक्वल टू IR1 + IR2 हो जाएगा। तो रॉन्ग कनेक्शन की वजह से ये क्या करता है कि नहीं करेगा प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल। उसके बाद फिर शॉर्ट वायर मतलब 50 किलोमीटर से नीचे के लिए यूज़ होता है, और पायलट वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 500 ओम से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर फेज़ डिफरेंस भी रहा बिटवीन I1 एंड I2 तो क्या होगा कि ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। फेज़ डिफरेंस की वजह से भी ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस हो सकता है, फेज़ डिफरेंस की वजह से। और भी रीज़न है, क्योंकि सैचुरेशन ऑफ द कोर इन द सिटी की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ द पायलट वायर भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या फिर मर्ज प्राइस या फिर बस रिले यूज़ करते हैं। इसमें ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल एक्स्ट्रा होता है, इसका रेशियो रहता है NR/2 और इसका ये जो ट्रिप कॉइल होता है उसका N0 होता है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे MMF इज इक्वल टू NI होता है वैसे करके समझेंगे। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो गया, और ये फिर ये जो 2 जगह पर था ये दोनों का मैग्नेटो मोटिव फोर्स देखेंगे, मतलब कि I1 × NR/2 ये वाला, और IR2 × NR/2। तो ये हो गया IRN, मतलब कि जो ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल से जाने वाला है वो इज़ ग्रेटर दैन NR मतलब कि ये वाला जो था NR वो कॉमन चला जाएगा, एंड I1 + I2/2। यहाँ पर भी जो I1 और I2 है वो क्या होगा, I1/CT1 और I2/CT2। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं ये जब ग्रेटर देन होगा तो ये आइडियल होगा, एंड ये अगर ये क्या होगा कि IR इज इक्वल टू I0 + K I1 + I2/2। यहाँ पर K एक तो I0 एक तो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जो रहता है ना Y इज इक्वल टू C + MX। तो वहीं यहाँ पे IR इज इक्वल टू I0 K I1 + I2/2 रहता है। तो यहाँ पर ये Y एक्सिस में IR - I2 आ जाता है, और यहाँ पे बस ये IR ही रहेगा, एंड यहाँ पे I1 + I2/2। अभी सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि पिकअप करंट जो है वो 0.1 एम्पियर है, एंड बायस जो है वो 0.1 है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे रिले विल प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल और नॉट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि
IR इज़ ग्रेटर देन I0 प्लस K I1 प्लस I2/2, ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो I0 हमारा 0.1 था, उसको यहाँ पे 0.1, K हमारा 0.1 है, वो भी यहाँ लिख देंगे। देन I1 और I2 हमको निकालना है। तो यहाँ पर कितना 1000 एम्पियर जा रहा था, तो 1000 डिवाइडेड बाय 400/5, ये हमारा I1 निकल गया। फिर वैसे ही I2 भी निकलेगा। यहाँ पे क्या था 80 डिवाइडेड बाय 400/5, तो ये हो गया I1 और I2, ये दोनों को फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो फिर हमको मिलेगा ये 0.2125। सो ये निकल गया जो है IR, और IR भी निकालेंगे I1 माइनस I2 1.25 माइनस ये 1, तो ये क्या निकलेगा 0.25। तो इससे हमको क्या समझ रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करने की ये ट्रिप नहीं करेगा, सॉरी, क्योंकि IR जो है वो ग्रेटर देन इसका वैल्यू है। सो ये क्या करेगा कि सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा, ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन में अगर ये 3 फेज़ के लिए है तो ये ऐसा होता है, यहाँ पर ये 3 ठो क्या बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग कॉइल ऐसे हो जाएगा, रिले कॉइल ऐसे हो जाएगा। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन में अगर पावर ट्रांसफार्मर ऐसा है तो जो CT होगा वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में होगा, टू अवॉइड द 30 डिग्री फेज डिफरेंस, नहीं तो वो अपने आप ये हो जाएगा, एक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मर्ज प्राइस का है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर डेल्टा स्टार हमारा ट्रांसफार्मर है, ये डेल्टा स्टार है, तो यहाँ पे स्टार है तो यहाँ डेल्टा होगा, यहाँ पर डेल्टा है तो यहाँ पे स्टार होगा पहले तो ये इसका CT रेशियो दिया हुआ है 400/5, ठीक है। तो इफ़ द CT ऑन द HV साइड इज़ 400/5, फाइंड द CT रेशियो ऑफ द LV साइड का हमको ये CT रेशियो निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला पहले फार्मूला लगाएंगे। हम लोग को पता है कि 400/5 यहाँ पे CT रेशियो है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 400 हो जाएगा। 400 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और I1 हमारे पास दिया हुआ है, V1 जो है वो 132 है, 132 बाय ये है, तो 132 इंटू 400 इज इक्वल टू V2 कितना है यहाँ पे 11 kV है, 11 इंटू I2, तो I2 हम लोग को मिल जाएगा 4800 यहाँ पे, मतलब ये जो I2 होगा फॉल्ट करंट जो यहाँ से भी जाने वाला है, पास होने वाला है, वो निकल जाएगा। ये तो बेसिक ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार वाला ट्रांसफार्मर में स्टार में हमको पता है कि IL इज इक्वल टू IPH होता है, तो ये तो यहाँ से 5 एम्पियर हो गया। तो पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे 4800 निकाले थे। स्टेप 2 में यहाँ पे हमको पता चल गया था कि ये 5 एम्पियर है, तो ये जो 5 एम्पियर है यहाँ पर डेल्टा है, तो डेल्टा का हमको ये क्या है कि ये लाइन करंट है, तो हमको 5 एम्पियर लाइन से हमको फेज़ में जाना है। तो IL इज इक्वल टू √3 IP होता है, हमको पता है, तो IP इज इक्वल टू IL डिवाइडेड बाय √3, IL बाय √3 मतलब 5/√3 हो गया। तो क्या होगा कि ये 4800/5√3 ये आंसर होगा, रेशियो होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है 132/11 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये स्टार डेल्टा हो गया है, यहाँ पे डेल्टा स्टार था, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन उसी हिसाब से हो जाएगा। नाउ हम लोग यहाँ पे फॉल्ट करंट 4800 निकालेंगे। देन यहाँ पर जो रेशियो रहेगा वो तो 5√3 हो जाएगा IP, और ये स्टार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CT रेशियो ऑन द HV साइड था, मतलब कि हाई वोल्टेज साइड, मतलब यहाँ पे 400/5 है, तो यहाँ पे मतलब ये 5 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 5 एम्पियर है तो पहले तो यहाँ पे I2 भी निकाल लिया है हम लोग, फॉल्ट करंट, हमको यहाँ का CT रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डेल्टा था, तो डेल्टा मतलब कि यहाँ पर इसका फेज़ करंट 5 एम्पियर है, तो ये जो इसका लाइन करंट होगा वो देखते हैं। IL इज इक्वल टू √3 इंटू IP, मतलब कि लाइन करंट कितना हो गया 5√3 हो गया, तो यहाँ लाइन करंट 5√3 है, तो यही 5√3 फिर इसका ये बनेगा, स्टार साइड का फेज़ करंट बनेगा। तो 4800 डिवाइडेड बाय 5√3 विल बी द CT रेशियो ऑफ सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया कि LV साइड का यहाँ पे रेशियो क्या है 400/5 है, CT रेशियो LV साइड का 400/5 रेशियो है।
और यहाँ पर सी टी रेशियो भी 11/132 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि I2 निकालेंगे, 100/3 निकलेगा। देन इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कि स्टार दिया था, 5√3 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो IL हो गया 5√3। हमको IP निकालना है, √3 इंटू IP कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर हो गया। तो 400/5 LV साइड में निकालना था, 400/5 विल बी द आंसर। यहाँ पे हमको LV साइड का निकालना है। तो LV साइड तो ये हो गया 132 वोल्ट वाला। तो यहाँ पे I2 कितना निकल गया, 100/3 निकल जाएगा। यहाँ पे 100/3। तो यहाँ से 100/3 यहाँ से जा रहा है। तो ये यहाँ पर डेल्टा था 5 एम्पियर। तो ये तो फेज़ करंट हो गया इसका। लाइन करंट 5√3 हो गया। IL = √3 IP। तो ये जो था करंट 100/3 / 5√3 ऐसे करके हो जाएगा। फिर से रिवीजन होता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइम मूवर के लिए क्या है, रिवर्स पावर, डायरेक्शनल या वाटमीट्रिक। देन एक्साइटेशन फेलियर के लिए मोर रिले। फेज़ टू फेज़ के लिए क्या है, डायरेक्शनल रिले। उसके बाद फिर अगर इंटरटर्न फॉल्ट आ गया तो क्या करेंगे। इन केस ऑफ लार्ज आर्मेचर करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल लेयर वी विल यूज़ पैरेलल कंडक्टर। पैरेलल कंडक्टर यूज़ करेंगे अगर इंटरटर्न फॉल्ट आ गया तो। स्प्लिट फेज रिले इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरटर्न फॉल्ट। स्प्लिट फेज रिले भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर रोटर फॉल्ट आ गया तो इसके लिए क्या करेंगे कि सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट रिले इज़ यूज्ड। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन ऑफ फेज फ्रॉम ग्राउंड फॉल्ट है। तो इसके लिए क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले यूज़ करते हैं। ये अलग से रिले होता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले इज़ यूज्ड फ्रॉम फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। इसमें परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड निकालते हैं। तो IN इंटू RN डिवाइडेड बाई VPH, परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड। वाइंडिंग प्रोटेक्टेड उसको 100 में से माइनस करके निकल जाएगा। सबसे पहले CT रेशियो निकालेंगे, IN/I0। देन I0 = CT रेशियो इंटू I0, वेयर I0 इज़ द पिकअप करंट। यहाँ पे फिर से प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर यहाँ पे फेज़ टू फेज़ फॉल्ट के लिए क्या होगा, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले होगा। इंटरटर्न फॉल्ट के लिए स्प्लिट फेज रिले होगा। फेज़ टू ग्राउंड के लिए रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले होगा। यहाँ पे फेज़ टू ग्राउंड एक देख लेंगे, फेज़ टू फेज़ देखना है। रोटर फॉल्ट के लिए सेंसिटिव EF रिले। उसके बाद फिर अनबैलेंस्ड लोडिंग के लिए आता है। अनबैलेंस्ड लोडिंग में क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस होता है तो नेगेटिव रिले सीक्वेंस रिलेज यूज्ड। उसके बाद फिर है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होता है कि डिस्टेंस रिले इज़ यूज्ड। उसके बाद फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले। तो पहला है इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और फिर मोर रिले। तो इसको अगर याद करना है तो पहले वाला है IRM से VROC, DROC और वोल्टेज रिस्ट्रेंट, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट होगा। उसके बाद है कि कौन सा स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए RIM से याद करना है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये इसका यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है, K1I² + K2V² + K3VI cos phi थीटा माइनस टाउ माइनस K4। ये KI ये ओवर करंट के लिए होता है। ये K2 जो होता है वो ओवर वोल्टेज के लिए होता है। और ये जो होता है थीटा माइनस डेल्टा वाला K3VI cos phi थीटा माइनस डेल्टा, ये डायरेक्शनल कंपोनेंट होता है। और K4 जो होता है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क का होता है। तो सबसे पहले इम्पीडेंस रिले देखते हैं। तो से मैं बताया था कि यहाँ पर VROC होता है। VROC मतलब क्या होता है कि वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट। मतलब वोल्टेज रिस्ट्रेन मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज वाला पार्ट में नेगेटिव हो जाएगा और ओवर करंट वाला पार्ट मतलब करंट वाला पार्ट यानी K1 में ये पॉजिटिव होगा। देन K3 जो होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड K4 विल बी नेग्लेक्टेड। सो ये इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा, K1I² - K2V²। तो ये जो इक्वेशन बना था K1I² - K2V², उसको ऐसे अगर हम लिखेंगे तो K1/K2 इज़ ग्रेटर देन V/I। सो √of K1/K2 इज़ ग्रेटर देन V/I। सो ZL इज़ ग्रेटर देन ZF। तो ZL जो है वो इसका हो गया K1 और K2 का, और ZF इसका हो गया। ZF इज़ द फॉल्ट इम्पीडेंस, वोल्टेज और करंट, एंड ZL इज़ द लाइन इम्पीडेंस और एक्चुअल इम्पीडेंस। तो इससे ये वाला इक्वेशन बनेगा Z² = R² + XL।
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्स एल। तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सर्कल किसका बनेगा, इम्पीडेंस रिले का बन रहा है। सो ये ऐसा बनेगा। तो अभी यहाँ पे जब ये यहाँ पे जेड एफ इज़ लेस देन जेड एल हो रहा है, तो तब ये क्या बोलते हैं, रिले को ट्रिप कर रहा है। तो अभी समझते हैं कि सपोज़ ये यहाँ पे ये है फॉल्ट, ये फॉल्ट का ये है मतलब लाइन है, और ये रिले का ये है जेड एल। तो सपोज़ कि यहाँ पर जेड एफ कम था, तो क्या हुआ कि करंट यहाँ पे इम्पीडेंस कम मिला, तो वो करंट फ्लो कर गया वो इसमें रिले में, और हम चाहते हैं कि रिले में फ्लो करे ताकि वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करे। तो तब ये ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। पर अगर यहाँ पर जेड एफ ज़्यादा है, जेड एफ अगर ये सपोज़ ज़्यादा निकल गया, तो ये क्या करेगा कि करंट को रोक देगा, ये यहाँ तक इस तक पहुँचने नहीं देगा। तो ये ब्लॉक ऑपरेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं लोकस ऑफ इम्पीडेंस रिले इज अ सर्कल हुज सेंटर 0 0 रिले विल प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल इनसाइड द सर्कल। तो इनसाइड द सिग्नल क्या हो रहा है कि जेड एफ कम हो रहा है और जेड एल ज़्यादा हो रहा है। तो ताकि उसमें हम चाहते हैं कि उसमें करंट आ जाए, वो रिले में करंट आ जाए। सो दैट्स द थिंग। उसका फिर एंगल इम्पीडेंस रिले का ऐसा बनता है, दिस रिले इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, दिस रिले इज़ यूज फॉर फेस टू फेस फॉल्ट। ये था एंगल इम्पीडेंस रिले का। अब ये रिएक्टेंस रिले आ गया। रिएक्टेंस रिले में मैंने बोला था कि ये वी रॉक डी रॉक होता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल रिस्ट्रेन होता है। तो डायरेक्शनल कंपोनेंट कौन सा था, K3 में ये माइनस आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या है कि ये ओवर करंट है, तो मतलब I1 वाला कंपोनेंट में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पर यहाँ पे K2 वाला में ज़ीरो आ जाएगा, K2 विल बी ज़ीरो। सो इतना ये इसका इक्वेशन बनेगा। एंड डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। तो K1 I स्क्वायर माइनस K3 VI साइन थीटा, ये इसका इक्वेशन बनेगा रिएक्टेंस रिले का। अब यहाँ पे केस 1 देते हैं। अगर TD इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या करेगा कि रिले काम करेगा ऑब्वियसली। सो इसको देखते हैं। K1 I स्क्वायर माइनस K3 VI साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। सो K1 by K3 इज़ ग्रेटर देन V by I साइन थीटा। सो दिस इज़ XL इज़ ग्रेटर देन XF, मतलब कि वही फॉल्ट का कम हो गया, मतलब करंट चला गया फॉल्ट में से और वो इसमें आ गया लोड में। सो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। XL इज़ इक्वल टू K1 by K3। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे कि इम्पीडेंस में वो सर्कल बनाया था, और रिएक्टेंस रिले में वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर यहाँ पे XF इज़ लेस देन XL है, मतलब कि वो जो रिले था उसमें आ गया करंट, है ना। हम चाहते हैं कि रिले में करंट आ जाए, तो लेस देन में वो ट्रिप कर जाएगा और ये ग्रेटर देन में वो ब्लॉक कर जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। RIM जो था, रिएक्टेंस स्मॉल था, इम्पीडेंस मीडियम था, और मो क्या था, लार्ज वाला था। तो ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि और फॉल्ट। लोकस ऑफ रिएक्टेंस रिले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 XL से इसका लाइन पास होता है। रिले प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल फॉर बिलो दैट।